हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हम 50 डेज़ मेंस आंसर राइटिंग प्लानर सीरीज़ के 8वें प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इस आंसर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। हमारे जो परफेक्शन आईएएस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन 66th बीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं। उनसे जुड़ने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न जो पॉलिटी के सेक्शन से लिया गया है पेपर 2 में, दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह को परिभाषित करें। भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूह की पहचान करके इसकी भूमिका पर परीक्षण करना है। तो दबाव समूह जो है वो इस ढंग से एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने हितों के लिए, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वोट बैंक की एक महत्वता होती है और लोग अलग अलग समूह जब एक वोट बैंक को अपने निर्धारित करके अपनी शक्तियों को निश्चित करके एक दबाव समूह बनता है ताकि अपने हितों को मनवा सके। सरकारी नीतियाँ, पॉलिसीज़, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू अपने हितों के हिसाब से काम करवा सके। जब इस तरह का कोई समूह बनता है तो उसे प्रेशर ग्रुप्स यानी कि दबाव समूह कहते हैं। हालांकि दबाव समूह द्वारा कुछ भूमिका निभाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो होता है निर्वाचन, यानी कि सार्वजनिक पदों पर जो इलेक्शनरिंग है, ऐसे व्यक्ति जो लोग नीति या नियम बना सकते हैं उन पदों पर केवल अपने ही नुमाइंदे भेजें, यानी कि करके उन्हें इलेक्शन में खड़ा करवाएं, उन्हें जितवाएं और या खुद ही दबाव समूह से कोई उनका एक नेता इस इलेक्शन में खड़ा हो, जीते और जो है विधायिका में पार्ट बने, विधायिका का भाग बने और इस तरह के नियम कानून बनाए जो उन समूहों को, उन विशेष वर्गों को किसी न किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा सके या उनको नुकसान ना हो। फिर पैरवी अलग अलग सरकारी अधिकारियों से हो, नेताओं से हो, अलग अलग कंपनियों से हो, क्योंकि एक दूसरे के जो हित होते हैं आपस से जुड़े होते हैं तो उनमें वो पैरवी करते हैं। फिर प्रचार करते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हो किसान आंदोलन हो रहे हैं कि प्रचार प्रसार, सरकार के खिलाफ हवा बनाना या सरकार के पक्ष में हवा बनाना, जिस हिसाब से उनके हितों की जो चीज़ होती है उस पर। गैब्रियल आलमंड जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनके अनुसार भारतीय राजनीति में दबाव समूह के 4 वर्गों से, यानी कि 4 अलग अलग तरीकों से 4 अलग वर्गों में उन्हें विभाजित किया गया है। एक होते हैं संगठनात्मक, यानी कि वो विशेष संगठन से होते हैं, सिविल सोसाइटी यानी कि सिविल से उसको संगठन हो गया, किसान संगठन हो गया, इस तरह का। एक होते हैं गैर संगठनात्मक, यानी उनका कोई संगठन नहीं होता लेकिन वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग धर्म, जाति, समूह, इस तरह के कभी कभी वो अपने जो है वो विशेष वर्ग, विशेष मांग के लिए किसी परिस्थिति विशेष या समय विशेष पर ही वो इकट्ठा होकर अपने दबाव समूह की जो चीज़ों को बाहर लाते हैं और वो मुख्यतः धर्म, जाति, भाषा आदि पर आधारित होते हैं। उसके बाद होता है संघात्मक, यानी कि जिस तरह के विशुद्ध रूप से जो हितों पर आधारित संगठन निरूपित करता है, लोग जाति, रंग या अन्य आरोपित मानदंड से निर्दोष होकर किसी विशेष हित, यानी कि किसी खास मुद्दे से, किसी खास मजदूर संघ के लिए हो गया, किसानों के लिए हो गया, किसी एक विशेष विचारधारा पर निहित हो, इस तरह के यूनियन होते हैं। जिस तरह खास करके आप देख सकते हैं कि छात्र संघ हो गया, एबीवीपी, एनएसयूआई, एएसएफ, आजसू असम में जिन्होंने असम मूवमेंट चलाया था एनआरसी के खिलाफ। उस तरह से सेम व्यवसायिक समूह हो जाते हैं, आईएमए, फिक्की, बीसीआई, एफकैट, एसोचैम, एआईआई, सीआईआई, इस तरह की चीज़ें। व्यापार समूह में नामन और अक्षम जो है दबाव समूह, ये इस तरह के अक्षम होते हैं, यानी कि जिनका मतलब होता है प्रतिमान रहितता, यानी कि किसी प्रतिमान में ही नहीं होते, यानी किसी का प्रतिमान से इससे रहित होते हैं। लेकिन इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है विशेष कार्रवाई के खिलाफ या विशेष मांग के पक्ष में। कोई विशेष ऐसी कार्रवाई हो जो अलोकप्रिय हो या कोई एक विशेष मांग हो जो किसी एक परिस्थिति विशेष में उठी हो, उसके लिए होते हैं। ये ऐसे कोई इनका संघ नहीं होता, कोई संगठनात्मक नहीं होता, कोई विशेष इनकी अलग से समूह नहीं होते। बस लोग किसी एक खास मुद्दों पर एक साथ आकर अपने दिमाग को, अपने चीज़ों को, वो अपनी बातों को मनवाते हैं, अपने हितों को आगे रखते हैं। दबाव समूह की कुछ सकारात्मक भूमिकाएं भी होती हैं, यानी कि अभिव्यक्ति के हित को वो बनाए रखते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं, शासन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार जब कभी आप देखेंगे कि अपना काम ढंग से नहीं कर रही हो या सरकार के ऊपर दबाव समूह का दबाव बना रहेगा तो उस दबाव में वो काम करते हैं
ताकि उन्हें फिर अगली बार जब वो इलेक्शन में जाएं, वोट लेने जाएं, तो अपनी जो अच्छी छवि लेकर जाएं। और उस छवि को बनाने के लिए, वोट लेने के लिए कभी कभी प्रेशर देना भी ज़रूरी होता है। उसी प्रेशर में वो अच्छे काम भी करते हैं। नए कानूनों का अपने हितों में या तो निर्माण करवाते हैं, या पुराने कानूनों का जो उनके हित में नहीं होता है उसे वापस भी लाते हैं। इसका विशेष जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं वो कृषि कानून हो गया, कि किसानों को जो लग रहा है कि वो कानून उनके खिलाफ हैं, तो उसे भंग करवाने के लिए उन सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। सरकार की फीडबैक प्रदान करते हैं कि सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको दबाव समूह जो है अपने हिसाब से वो अपने रिस्पॉन्स देते हैं। तो सरकारों को जो फीडबैक देना भी उनका विशेष काम होता है। सरकार जो नीति बनाती है नागरिकों के लिए, और दबाव समूह जो है वो उन्हें फीडबैक देता है, तभी वो सरकार उसके लिए नीति बनाती है। दबाव समूह यानी कि नागरिक से सीधे संवाद ना होकर एक विशेष दबाव समूह के फीडबैक को लेकर सरकार जो है वो नागरिकों को नीति बनाती है, और फिर वो नागरिक में से ही कुछ वर्ग जो है दबाव समूह बनता है, और फिर इस तरह का एक पूरा कंप्लीट साइकिल चलता है। दबाव समूह की कुछ नकारात्मक भूमिका भी होती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो कभी कभी उनकी मांगे जो हैं वो देश या राष्ट्र या समाज के लिए इतनी हितकारी हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी जो मांग है वो तो संकीर्ण हितों को बढ़ावा देता है। एक अलगाववादी विचारधारा, खास करके क्षेत्रवाद, भाषावाद, है ना, इसको भी कभी कभी बढ़ावा देने लगते हैं, और ये जो है इस तरह से कभी कभी वो देश और समाज के लिए अच्छा नहीं होता। विकास विरोधी हो सकता है। कहीं कहीं पर डेवलपमेंट के लिए जो ज़मीन भूमि अधिग्रहण करना हो, या किसी अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, तो दबाव समूह बहुत सारे लोग आकर उसका विरोध करते हैं। या कोई नई प्रथा लानी हो, नई सिस्टम लाना हो, जैसे आप समझिए कि सती प्रथा का विरोध हुआ, बाल विवाह का विरोध हुआ, तो ये सब भी दबाव समूह ही विरोध कर रहे थे, लेकिन वो नकारात्मक विरोध था। और फिर विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, और कभी कभी जो है वो उग्र हो जाते हैं और असंवैधानिक साधनों का भी सहारा लेते हैं। तो ये जो इनके नकारात्मक सुझाव हैं। अब इसी प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन में हम देख लेते हैं। डिफाइन प्रेशर ग्रुप्स, आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया एंड examine their role in it. So pressure groups are nothing but a group of people which directly or indirectly creates pressure or significant performance pressure on the government in order to make policies or not to make policies against their will or in their will, both domestic as well as foreign policy. So according to Feiner, they are using several techniques. One of them techniques is electioneering. So they directly take part in the elections and put the representatives of these groups in the election office so that their weight or their interest can be managed. Again, lobbying, they lobby around the public officers, real estate groups, government officers and other corporate bodies in order to get their interest and get their benefits succeeded. They propaganda, okay, so they marketize their values, they advertise their institutes, their propaganda against their materialistic measures, just like the example of the farm bills, and that is why they use strikes, protests, etc. So they are constituted, or they are basically categorized into, one is institutional pressure groups. So they are having a particular institutional structure, a proper organization, proper method, proper hierarchy and proper way limited, and they are permanent. So they are not based on particular issue or a movement, but they are a permanent group for a basically organization, and like the organization of civil servants, IAS, IPS officers, military service groups, etc. Non-associated, so there is not an association, but they are based on a particular caste, group, language, etc. for their specific demands. Third is the unassociational, that is based on a particular movements or group of people, that is the trade unions, students, professionals, ABVP, NSUI, AISF, IMA, BCI, business group like SOCM, FICCI, CII, etc. Anomic pressure groups are, they are neither associated, neither dissociated, neither they belong to anything. They just arise of a specific cause. So they are normless. So when there is a matter of specific cause or specific interest, they come out against a particular policy, particular instant, particular situation and particular motto. And then when such issues, such mottos come down, such events come down, they automatically disassociate. Just in the case of the Nirbhaya case or India against corruption case, from which the Aam Aadmi Party rose, they were not such any organization, they were just normally an NGOs. But when the conditions became ripe, when the society is near and moving to a movement and transitional phase, they come into power and then play their important role in pressurizing the government for the interest of a larger people. Now we'll study about their roles. So the positive roles is,
they articulate the interest, and that is very important. So for different citizens or groups of people, they actually articulate the interest, and the basic idea of democracy is fulfilled. They build public opinion around the people for even in against the government or in the favor of government with respective to the fulfillment of their interest. Second is they improve the quality of governments, because at the end of the day the democracy is a vote bank politics, and if they need to get voted in the next election, they will have to work, and due to in that pressure they are actually working. So they are working and they are improving the governance in order to be compared to the previous governments. The successive governments try to do something better, which not only improves the quality of the government but also measures the betterment of the people. They also help in the formulation of new legislation, such legislation which may be helpful in their local interest, be it trade, business, student, etc. And also they protest or they make pressure on the government for such legislations which are actually not in their interest. They also provide feedback to the government. So the governments get feedback from the pressure group which are actually the part of citizen, and government actually make policy for the citizen. So understanding once more, government makes policy for the citizen, and out of citizens these pressure groups actually provide feedback to the government that these policies are actually being liked by the people or not liked the people. Also they give the feedback to the government before making such policy. So what are the needs and demands of the people? So both all together, all of the party, even government or the citizen or the pressure group, are one of the same society. The only thing is they are at a different level and a different power structure. So what we need to do is, in a democracy, the chosen people, of the people, for the people and by the people, some of them get feedback from themselves only in order to make better governance as well as better infrastructure. Now what are their negative interest? Some of the negative only, they sometimes promote the narrow interest because of the assigned group or unassociational character. Sometimes their demand is very rigid, stereotype, narrow-minded, and based on a very lethargic interest which is not at all in the interest of society or country or the state itself. Secondly, they are having a secessionist tendency, just like Ulfa, Alpha demanding separate state, a separate language based on separate caste, okay, Khalistan, Dalitistan, etc. A different culture they might promote, regionalism, linguisticism, casteism, etc. And most of the time some of them are anti-development also. So in the case of land acquisition or land rehabilitation project, major infrastructure project, they actually deport it inside the propaganda. Some things, some may get influenced by the outside of the world, okay, foreign players, to handle or to hinder the growth of India. They are actually sometimes anti-development, just like we can see the oppositions of the land acquisition bill, similarly opposition to the sati system, child marriage system, triple talaq systems. So these kind of, they having a anti-development agenda based on just on religious and caste nature. And divisive tendency, since they are having a narrow-minded effort, they are always in a divisive tendency because of their lacking and miserable effect. Because of their greedy nature, they only want their interest to be fulfilled irrespective of the society, country and the state, and that is why sometimes these pressure groups are actually of a dividing nature, and during that they resort to unconstitutional means, which is not only good for the people but also hampering the government property, government damages, and downgrades the democratic image of India as well as the global image of India. And that is why sometimes they turn into unconstitutional means like violence, protest, and then government have to use forces, which further identifies the matters. So these are the negative impacts. The conclusion is, some of the pressure groups, if they extort to a real pressure or a constitutional method, are actually important for a democracy, but unconstitutional means and narrow-minded groups are actually downgrading the development in a democracy like India. This was all for the 8th video. We'll see you in the 9th video. Till then, stay home, stay safe, take care. Jai Hind.